अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ द एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले तो मेरा बेटा आप लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन्ट बाय द एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स का मतलब ये है बेटा कि हाउ हीट चेंजेस और एनर्जी चेंजेस or heat changes occur during bond formation। आज इस टॉपिक में बेटा हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन जो एनर्जी चेंजेस होती है, और ये बेटा ज़हन में रखें कि मैं अगर इसको एनर्जी बोल रही हूँ या हीट बोल रही हूँ एक ही बात है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो हमारे पास एनर्जी चेंजेस हो रही होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही होती हैं। हमारे पास और अदर फॉर्म की बहुत कम एग्जांपल है जहाँ एनर्जी चेंजेस अदर देन हीट हो रही है। तो आपको यहाँ एनर्जी चेंजेस में बोलूँ या हीट चेंजेस बोलूँ, दिस इज़ द सेम थिंग। अब हमने ये देखना है कि जब बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक द सिंपल एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स कि व्हेन हाइड्रोजन एटम कम क्लोज टू ईच अदर तो व्हाट विल हैपन। इस पूरी चेंजेस को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्राफ करते हैं। अब इस ग्राफ की बेटा पहले आप लोग डायमेंशन समझ लें। इसमें आप देखेंगे ये हमारे जो हम इसको एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है बॉन्ड डिस्टेंस। ये जैसे ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये मेरा बेटा डिस्टेंस होता है जब दो एटम एक दूसरे के साथ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ जाते हैं तो हम कहते हैं उन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस। और केमिस्ट्री में मेरा बेटा हम बॉन्ड डिस्टेंस को पिकोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, पीएम। और आप लोगों को ये पता है कि पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। और इसके इस एक्सिस में हम लोगों ने ली हुई है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए बेटा दो तरह की एनर्जी से आप लोग फेमिलियर हैं। एक हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, एक को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। केमिस्ट्री में जो काइनेटिक एनर्जी है हम कहते हैं वो एनर्जी दैट इज एसोसिएट विद द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जो आपका मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, मीन उनकी वाइब्रेशन भी हो सकती है, उनकी ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकती है, तो जो एनर्जी उसके साथ एसोसिएट करती है उसको आप क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद ऑल काइंड ऑफ द अट्रैक्टिव एंड द रिपल्सिव फोर्सेस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर सिस्टम, ऑफ योर मॉलिक्यूल। कि वो एनर्जी जो एसोसिएट कर रही होती है ऑल काइंड ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल काइंड ऑफ द रिपल्शन, वो हम कहते हैं हमारी उस मॉलिक्यूल की, उस सिस्टम की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इस टॉपिक में हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये देखेंगे कि जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए मेरा बेटा हम लोगों ने दो हाइड्रोजन एटम लिए। अब जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो बेटा यहां पर दोनों फोर्सेस होंगी, यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी क्रिएट होंगी, यहां रिपल्सिव फोर्सेस भी। अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं वो फोर्स जिसकी वजह से एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं। रिपल्सिव फोर्स, दफा करने वाली फोर्स को कहते हैं। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से दो एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। अब देखें ये फोर्सेस कैसे क्रिएट होती है, इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन एटम ये लिया
और यहां पर ये दूसरा हाइड्रोजन एटम लिया। जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो होता क्या है, यहां पर 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, मिकदार ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है अट्रैक्टिव फोर्स की एज कंपेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस। अब ये समझ लें कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस आती कहां से हैं। जब ये दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर टू मेक द केमिकल बॉन्ड, तो होता क्या बेटा, ये एक एटम का न्यूक्लियस जाहिर है अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये आप लोगों को बात पहले ही पता है कि ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज जो होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है। तो एक हाइड्रोजन का एटम न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्शंस तो आपको ऑलरेडी पता है कि एटम के अंदर मौजूद होती है, तभी एटम एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इस हाइड्रोजन एटम का, जिसको मैं 1 ले लेती हूँ, यानी कि ये एटम 1 है, ये एटम 2 है। अब इस एटम 1 का जो न्यूक्लियस है एटम 2 के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा मेरा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। इन द सेम वे एटम 2 का जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस जो है वो एटम 1 के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी यहां एक एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स भी क्रिएट हो जाएगी। इन द सेम वे इस मैदान में रिपल्सिव फोर्सेस भी आ जाएंगी। वो रिपल्सिव फोर्सेस कहां से आएंगी, एटम 1 का न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है एटम 2 के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। एंड एट द सेम टाइम एटम 1 के इलेक्ट्रॉन एटम 2 के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी इस मैदान के अंदर दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक टग ऑफ वार शुरू हो गई है कि यहां पर रिपल्सिव फोर्स भी है, यहां पर क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है। लेकिन मेरा बच्चा जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी मिकदार ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस। अब जब ये नजदीक आते जाएंगे बेटा तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, यानी इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी और ये डोमिनेट करेंगी, ओवरकम करेंगी द रिपल्सिव फोर्सेस। और ये बात आप लोग बेटा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिएगा कि जहां कहीं अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होती है, अब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बेटा कहीं भी क्रिएट हो सकती हैं। एटम एटम के दरमियान भी हो सकती हैं, एटम आइंस के दरमियान भी क्रिएट हो सकती हैं, आइंस आइंस के दरमियान भी हो सकती हैं, आइंस इलेक्ट्रॉन्स, जहां भी ऑपोजिटली 4 स्पीशीज होंगी वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होंगी। और जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होती हैं, एक चीज ज़हन में रखिएगा, वो प्रॉपर केमिकल बॉन्ड भी हो सकता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हो सकती हैं, जो आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। वेयरसोएवर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी को बेटा डायग्रामेटिकली यहां रिप्रेजेंट किया गया कि जब ये 2 एटम एक दूसरे के नजदीक आए जा रहे हैं, इसको मैंने यहां बता दिया, 2 फोर्सेस मैदान में आ गई, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। लेकिन जो अट्रैक्टिव की मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, इंटेंसिटी है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस। दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। और एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसी जगह पर आपके एटम आकर रुक जाते हैं जहां पर मेरा बेटा इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और रिपल्सिव फोर्स को क्या कर जाती है, डोमिनेट कर जाती है। तो इस स्टेज पर हम कहते हैं कि इन 2 एटम्स ने खुद को स्टेबलाइज कर लिया और इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बन गया। इनके दरमियान मेरा बेटा क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड। मैंने कहा एटम एक दूसरे के नजदीक आए जा रहे हैं, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो रही हैं, स्ट्रॉन्गर हो रही हैं। अगर फोर्सेस
अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो रही हैं तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। तभी आप देखें मेरा बेटा, हमने यहां से शुरू किया तो हमारे पास जो कर्व आ रही है वो फॉलिंग कर्व आ रही है, जो इस बात को शो कर रही है कि ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस एटम की जो एटम्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अल्टीमेटली आपके दोनों एटम एक ऐसी जगह पर एंगेज हो गए, एक ऐसी जगह पर रुक गए जहां पर उनके दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्सेस गलबा पा गई इन रिपल्सिव फोर्सेस पे। तो इसको हम कहते हैं, इस स्टेज पर हम कहते हैं अ स्टेबलाइज्ड बॉन्ड हैज बिकम बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। और इसी जगह पर हम कहते हैं कि इन दो एटम्स के दरमियान एक ऐसा डिस्टेंस आ गया, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान ऐसा डिस्टेंस आ गया जिस डिस्टेंस पे हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम और रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो गई, मिनिमम हो गई। इस डिस्टेंस को बेटा हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। इसको हम मेरा बेटा बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं, इसको मेरा बेटा हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, इसी को मेरा बेटा हम कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हमारे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम है। क्या है मेरा बेटा, मिनिमम। और यहाँ पर इस डिस्टेंस को जब डिटरमिन किया गया बाय एक्स-रेज टेक्निक्स और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स, तो इसकी बेटा वैल्यू हमारे पास आई 75.4 pm पिकोमीटर के। इस जगह पर जहां बॉन्ड बना, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 75.4। और जो सबसे अहम चीज यहां पर जो एनर्जी है, यू कैन सी एट द बॉटम, यहां पर एनर्जी की वैल्यू लिखी हुई है 436 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास जब दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये बात आप लोग बेटा क्लियर कर लें फॉर एवर कि जब कभी दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा अमल जिस अमल के दौरान हीट निकलती हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। कि जब भी बॉन्ड बनेगा, अच्छा अमाउंट कितनी निकलेगी, एनर्जी की अमाउंट कितनी रिलीज होगी बेटा, वो डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसका मतलब है वहाँ भी एनर्जी निकलेगी लेकिन उसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं होगी। और दूसरी चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करें कि ये 436 किलो जॉल पर मोल एनर्जी, इसको हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी हम कहते हैं वो एनर्जी जो एक मोल बॉन्ड बनाने के लिए या तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाया तो वहां पर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। अगर हम रिवर्स जाएं, मिसाल के तौर पे यहां पर अगर आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इस बॉन्ड को तोड़ना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है और दो हाइड्रोजन एटम बनाने हैं, तो फिर आपको इतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन यहां पर साइन नेगेटिव शो कर रहा है कि ये सिस्टम से निकल रही है,
नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके सिस्टम से निकल रही है, माइनस हो रही है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहां पर जब आप लिखेंगे मेरा बेटा, तो इसको मेरा बेटा आप लोग लिखेंगे प्लस 436 किलो जाउल पर मोल के ये वो एनर्जी है जो आपने सिस्टम को देनी है टू ब्रेक दिस कोवलेंट बॉन्ड। तो ये होती है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी। और इस चीज को मेरा बेटा वी कैन शो बाय ग्राफ। यहां पर आया, दो एटम्स आए कंप्रोमाइज डिस्टेंस पे, यहां पर बॉन्ड बन गया। अब अगर इससे ज्यादा एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो आपने देखा आपकी कर्व अब फॉलिंग की बजाय राइज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस है। वहां कंप्रोमाइज किसके दरमियान हुआ? अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्स ने जो है वो डोमिनेट कर लिया रिपल्सिव फोर्स पे। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा एटम्स को क्लोज लेकर आएंगे, अब बात उल्ट हो जाएगी। क्या उल्ट हो जाएगी? अब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगी और अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएंगी? कम होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। अब रिपल्शन की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगी कि दोनों एटम एक दूसरे से क़यामत के फासले पर चले जाएंगे। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि यहां पर इसको कंप्रोमाइज, शॉर्ट क्वेश्चन बेटा इसमें ये बनता है कि वाई बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ इज आल्सो कॉल्ड एज द कंप्रोमाइज डिस्टेंस। तो बेटा उसमें आपने इन टर्म ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बताना है, एंड एज वेल एज यू हैव टू डिस्कस कि यहाँ पर इसको कंप्रोमाइज डिस्टेंस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक तो इन दोनों के दरमियान कंप्रोमाइज हो जाता है, किसके दरमियान? अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास एक स्टेबल फॉर्म में आपका मॉलिक्यूल आ जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप डिस्टेंस पे ले आएंगे तो फिर बॉन्ड जो होता है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है और मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा आपसे इसी से रिलेटेड बेटा, क्योंकि ये हमारा इसी से कॉन्सेप्ट एनर्जेटिक्स के, वाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, वाई बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि वेयर सो एवर बॉन्ड बनता है वो एक्सोथर्मिक होता है और जहां बॉन्ड टूटता है वो एंडो होता है। हाँ, अमाउंट कितनी है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्ड। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द sizes of the atoms.